स्वागत है आप सभी का मानवा एक्सप्लेनेशन चैनल में। तो आई किल्ड एन एकेडमी प्लेयर का सीजन 2 आ चुका है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोरिन बीस्ट किंग को हरा देता है और क्लाउस सोलास को अपने पास रख लेता है। इसके बाद कोरिन लुनिया आर्डन के प्लान में उससे शादी करने का नाटक करता है। और अब आगे 3 साल पहले कोरिन के पास्ट में रिटर्न आने से पहले, जहाँ पे कोरिन जमीन पे पड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है मैं हार गया, और उसकी गर्दन के पास एक स्पेयर की नोक होती है। सामने एरुन दानवा कह रही होती है, फिर भी से मैं ये कह सकती हूँ कि तुम यहाँ पे एंडलेसली प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारी फंडामेंटल्स जो काफी ज्यादा सॉलिड है। एरुन दानवा वहाँ से दूर हटती है और कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम अपना सारा फोकस बैगुआ के ऊपर रखे हुए हो, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? कोरिन कहता है, वेल वो एक पहली चीज थी जिसे मैंने मार्शल आर्ट में लाइब्रेरी के अंदर नोटिस किया था। एरुन दानवा कहती है, ओह अगर ऐसी बात है तो तुमने स्पेयर को क्यों चुना? कोरिन कहता है, मैंने ये सुना है कि स्पेयर को हैंडल करना स्वॉर्ड से काफी ज्यादा आसान है। एरुन दानवा कहती है, ये काफी ज्यादा एफिशिएंट था। कोरिन आगे कहता है, अगर ये चीज पॉसिबल होती तो मैं आपकी स्पेयर टेक्निक को भी सीखना चाहता हूँ, जो कि बागुआ स्पेयर है। एरुन दानवा कहती है, ये चीज अलाउड नहीं है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये तुम्हें पूरी तरह खत्म कर सकती है। तुम अगले आधे साल बैगुआ स्पेयर टेक्निक में बिताओ, उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगी। वही कोरिन जो कि एरुन दानवा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कह पाता है। गेम के फाइनल बॉस बाल्टाजार की सीक्रेट टेक्निक 6 हारमोनियम स्पेयर। जब कोरिन ने ये कहा कि कोरिन को 6 हारमोनियम स्पेयर टेक्निक सीखनी है, तब सीहो ने उसे एक एनपीसी से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन यहाँ पे 6 हारमोनियम स्पेयर को छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें कोरिन के सीखने के लिए हैं। यहाँ तक कि 1 महीने के बाद यहाँ पे कोरिन बहुत मुश्किल से थोड़ी प्रोग्रेस कर पाया है। कोरिन सोचता है, मैं सीहो से काफी ज्यादा जेलस हूँ। वो सिर्फ अपनी स्किल विंडो को ओपन कर सकता है और एक मैजिक का ग्रांड मैच क्रिएट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उससे जेलस होने से कोई भी चीजें बदल नहीं जाएंगी। और कोरिन प्रैक्टिस करने लगता है। कोरिन सोच रहा होता है, मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मुझे लगातार आगे बढ़ने की जरूरत है। और कोरिन पूरी मेहनत के साथ स्पेयर प्रैक्टिस करने लगता है। कोरिन पूरी मेहनत करता है स्पेयर टेक्निक्स को सीखने के लिए, और वो उसके फंडामेंटल्स चाल, रान, ना और बायोगोन को सीख लेता है। कोरिन सोच रहा होता है, मैंने स्पेयर के बेसिक 7 फॉर्म्स को सीख लिया है। इसके अलावा मैंने 5 प्रिंसिपल्स और 8 प्रेशर पॉइंट्स को सीख लिया है। और इन सभी चीजों के बाद हम कोरिन को देखते हैं, जो कह रहा होता है, मैंने ये कर दिखाया। सामने एरुन दानवा कोरिन के हाथ को पकड़ के खड़ी होती है और वो कहती है, तुमने इस चीज को सिर्फ 2 महीने में सक्सेसफुली सीख लिया। यहाँ तक कि मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि 6 महीने भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कम समय होगा। यहाँ पे आखिर तुम इतनी ज्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना क्यों चाहते हो? अगर यहाँ पे सिर्फ चीजें ताकत को लेके हैं, तो सीहो काफी ज्यादा काफी होगा किसी भी एनिमी को हराने के लिए। कोरिन कहता है, हीरोज को भी सपोर्टर्स की जरूरत होती है। कम से कम मैं यहाँ पे एक ऐसा पर्सन बन सकता हूँ जो सीहो के कैरेज को ड्राइव कर पाए। और इन सभी चीजों से ज्यादा ऊपर, जितना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, उतने ज्यादा कम लोग मारे जाएंगे। एरुन दानवा कोरिन की बात को सुन के शॉक होती है और कहती है, तुम एक काइंड चाइल्ड हो। कोरिन कहता है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल चाइल्ड हूँ। एरुन दानवा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैजिक टावर अपराइजिंग इंसिडेंट, जिसके बारे में हमें आगे बताया जाता है, उस मैजिक टावर के मेज ने फार्माक डिमांड के साथ अपने हाथ मिला लिए हैं, और उसने आगे चल के एरुन दानवा की शील्ड को ब्रेक कर दिया था। एक बार जब शील्ड रिपेयर हो गया और एनुअल दानवा इस दुनिया में इमर्ज्ड हो गई, तब वो स्कैनरियो के हिसाब से वहाँ पे मारी गई। एरुन ने अपनी विल को वहाँ पे छोड़ दिया प्लेयर के लिए, जो दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद हिडन पीस दानान का ट्रेजर बॉट अनलॉक हो गया। ये वो इवेंट था। ये एक ऐसा इवेंट है जिसे कोई भी प्लेयर कभी भी स्टॉप नहीं कर सकता है। मैं इस चीज पे हमेशा बिलीव करता था, लेकिन जब मैं एरुन दानवा के साथ था और मैंने जब उनका हाथ पकड़ा हुआ था, तब जो वार्म फीलिंग मुझे हुई थी, और उसके अलावा उनकी जो आवाज थी, वो बहुत ज्यादा काइंड थी। कोई एक ऐसा पर्सन जो इतना ज्यादा बेहतरीन है, वो आगे जाके मरने वाला है। और मैं जबकि ये सारी चीजें जानता हूँ, और इसके बाद जब मैं उनकी स्माइल को देखता था, तो मैं आगे बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर पाता था। आगे एरुन दानवा कोरिन को कह रही होती है, तुम मेरे और टाटेस के बीच की स्टोरी को जानते हो, क्या मैं सही कह रही हूँ? कोरिन कहता है, हाँ। और कोरिन सोच रहा होता है, उन्होंने अपनी सारी चीजें पास डाउन कर दी, सिर्फ हारमोनियम स्टेयर्स, जो कि उन्होंने अपने अपने बेस्ट डिसाइबल को दे दिया। यहाँ पे एरुन दानवा को गोल दुनिया को स्वर्ग में बदलना था, लेकिन उनके डिसाइपल का गोल इस दुनिया को खत्म करना है। और अंत में एरुन दानवा ने इनहेरिटेंस के फाइनल स्टेज को रिजेक्ट कर दिया।
मैं इस चीज के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि ये उनके पूरी जिंदगी की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट और सबसे ज्यादा बुरी फेलियर है। अरुण दानवा आगे कहती है, मैंने बहुत बार मेरी बहुत सारी डिसीजंस को लेने के लिए हेजिटेट और स्ट्रगल किया, यहाँ तक कि मैं बहुत बार फेल भी हो चुकी हूँ, और इसके अलावा मैंने हमेशा राइट चॉइस नहीं बनाई है। कोरिन लोच, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो अरुण दानवा को अपनी मास्टर के तौर पे? कोरिन सोच रहा होता है, ये एक ऐसा सीन है और ऐसी लाइंस है जिसे हरहान हीरो लेजेंड गेम के सारे लोग जानते हैं। बहुत सारी काउंटलेस कंडीशंस और अच्छे कर्मा को फुलफिल करने के बाद एक प्लेयर को इस इवेंट को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। कोरिन अपने घुटनों पे झुक जाता है और कहता है, हाँ, मैं आपको अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। और अरुण दानवा कोरिन के कंधे पे हाथ रखती है। कोरिन सोच रहा होता है, लेकिन जब मैं इस गेम को खेलता था तब मेरे लिए ये नॉलेज कोई भी मैटर नहीं करती थी। अरुण दानवा कोरिन को गले लगा लेती है और कहती है, ये बिल्कुल ठीक है अगर तुम कभी गिर जाओ, बस तुम्हें वापस खड़े हो जाना है। ये बिल्कुल ठीक है अगर तुम कभी फेल हो जाते हो, तुम अगली बार जरूर सक्सेसफुल होगे। ये बिल्कुल ठीक होगा अगर तुम कभी रोना चाहते हो, लेकिन अगली बार तुम जरूर अच्छी तरीके से हंसना। तुम हमेशा अपने जस्टिस के ऊपर अपनी जिंदगी जीना। तुम्हारा बिलीव और तुम्हारी चाहते हमेशा बिल्कुल सही रास्ते पे चलनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पे गॉडेस की ब्लेसिंग देती हूँ। और अरुण दानवा कोरिन के सर पर किस करती है। कोरिन सोच रहा होता है, मैं उस वार्म फीलिंग को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। आगे सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। अंडर्स की सिटी नाजरिया, एक मौतों की रात जो कि लगातार रिपीट हो रही है, बिल्कुल पिछले 300 सालों के जैसे। लेकिन धीरे धीरे इमोर्टल किंग की आर्मी और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है और जो बैलेंस पिछले 300 सालों में बना हुआ है वो अब अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। और हम देखते हैं अरुण दानवा जो कि एक जगह से भाग रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे अंडर्स भाग रहे होते हैं। अरुण दानवा सोच रही होती है, आज की रात तीसरी रात है। इस तरीके से इमोर्टल किंग गेरगोल जो कि आगे जाके एक कंप्लीट लिच बन जाएगा, और ये सारी चीजें मेरे लिए इस बार करना काफी ज्यादा डेंजरस हो गया है। मैंने यहाँ पे पहले ही गेराल को हार दिया है। तभी अरुण दानवा आगे कुछ देखती है। वो देखती है कि कोरिन उसके सामने आ चुका है। कोरिन कह रहा होता है, यहाँ पे आपको रश करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी समय बचा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको बचाने आया हूँ अरुण। जब इमोर्टल किंग गेरगोल मर गया तब उसके बाद सिटी की जो टाइमिंग है वो 3 दिन पहले में आ गई, और इसी के साथ जितने भी अंडर्स थे जो कि उसने बनाए थे वो डिसअपेयर हो गए। जैसे कि हमेशा होता है, ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। नाजरिया की टोटल पॉपुलेशन जो कि 1.2 मिलियन है, मतलब 12 लाख। अगर यहाँ के अनडेड्स इस सिटी से बाहर चले गए तो वो पूरे कॉन्टिनेंट को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इसके कारण से मास्टर ने ग्रिम रिपर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। नाजरिया एक ऐसी जगह है जो दिन में बहुत ज्यादा पीसफुल होती है, जबकि रात में यहाँ हमेशा मौतों का खेल होता रहता है। और ये लूप जो कि लंबे समय से चलता आ रहा है और इसका कोई भी अंत नहीं है। लेकिन तुम्हें 3 दिन के अंदर में अनडेड के बॉस को डिफीट करना होगा और तुम्हें इमोर्टल किंग गेरलोल को मारना होगा। इस चीज को करने के लिए मास्टर ने अपनी सोल को 2 भागों में बांट लिया है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो सोल उनकी है वो उनकी ओरिजिनल सेल्फ को भूल भी चुकी है। उनकी सोल यहाँ पे लगातार 3 दिन के लू को सामना करती रहती है जो कि पिछले 300 सालों से होता आ रहा है। लेकिन गेरोल्ग ने इन सभी चीजों को नोटिस करना चालू कर दिया, और जो लूप पिछले 300 सालों से चलता आ रहा है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। और इसके कारण मैंने ग्रिम रिपर के साथ एक डील किया था। वो डील ये थी कि मैं नाजरिया को 1 साल के अंदर नहीं, आधे साल के अंदर प्यूरिफाई कर दूंगा। और अब इस प्रॉमिस में सिर्फ थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। आगे कोरिन प्रेजेंट की सिचुएशन बताता है जहाँ पे वो अरुण दानवा के साथ नाजरिया सिटी में है। कोरिन बताता है, हम लोग लगातार इस 3 दिन के लूप का सामना कर रहे हैं। रात में हम अंडर्स का सामना करते हैं और दिन में हम लोग डेट्स पे जाते हैं। हम लोग साथ मिलके बुक्स रीड करते हैं और यहाँ पे हम होने वाले बहुत सारे प्लेस को देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सर्कस भी हैं देखने के लिए। और इसके साथ ही इस लूप का एंड बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। कोरिन और अरुण जो कि एक साथ खड़े हैं। अरुण दानवा कहती है, सिर्फ तुम्हारे कारण से मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया, तुम्हारा थैंक यू। कोरिन कहता है, क्या आप इस चीज को पिछले 300 सालों से देख के बहुत ज्यादा टायर्ड नहीं हो गई हैं? अरुण दानवा कहती है, अकेले देखना और किसी के साथ मिलकर इन सभी चीजों को देखना काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। कोरिन कहता है, मुझे ये चीज सुन के काफी अच्छा लगा कि आपको आज काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि हमें उस अमेजिंग रेस्टोरेंट में जाने का मौका नहीं मिला। अरुण दानवा कहती है,
वो कोई फैंसी प्लेस नहीं है, तो वहाँ जाना या ना जाना मीनिंगफुल नहीं है। मैं जो कुछ भी अपने फ्यूचर डिसाइबल के साथ खाती हूँ वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंजॉयबल होता है। कोरिन कहता है, एरुन आज की रात। एरुन दानवा कहती है, हाँ आज की रात हम नाजरिया सिटी को पूरी तरह प्यूरिफाई कर देंगे और इस एटर्नल ब्लू को खत्म कर देंगे। कोरिन एरुन के गाल को पकड़ते हुए कहता है, हाँ अगर मेरी थ्योरी बिल्कुल सही है तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। वही कोरिन सोच रहा होता है, मैंने इस चीज को पारसियों के साथ पहले ही ट्राई किया है, तो इस करीन से ये चीजें जरूर वर्क करेंगी। जब तक कि मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आता है तब तक कि मैं सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। कोरिन कहता है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा है ना, मैं आपको आपकी प्रीसियस जिंदगी वापस लौटाऊंगा। आप सिर्फ मुझे एक विश ग्रांट करना जब ये सारी चीजें ओवर हो जाएंगी। एरुन दानवा कहती है, एक विश डिसाइपल, क्या ये विश वो है? और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और नाइट हो जाती है। 300 सालों का रिटर्न और काउंटलेस डेथ के बाद गेरोल को अपना आंसर मिल गया और हम गेरोल को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा होता है, मैं सभी चीजों को समझ गया। प्राइमोर्डियल रूइन, अगर वो फ्रंट और बैक में प्राइमोर्डियल रूइन को यहाँ पे फिट करती है तो फिर चलो अब हम प्राइमोर्डियल रूइन को डिफाइन करते हैं। नाजरेया का रिपीटेशन जो कि अब ओवर होने वाला है। इस सिटी की डेमोनिक एनर्जी जो कि कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है इस बार। भाई गेरोल जो हंसते हुए कह रहा होता है, एटलीस्ट मैं सक्सेसफुल हुआ, और वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। और गेरोल जो कि एक लीच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये लीच है इमोर्टल किंग लीच। गेरोल कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार दूंगा विच, इस बार मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तुम्हारी हड्डियों को गला दूंगा और तुम्हारी सोल को भी वायलेट कर दूंगा। हम एक आदमी को देखते हैं, ये नाजरिया बैरियन का बैटल प्रीस्ट है। इसका नाम क्रूज है। क्रूज सोचता है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जितने भी अनडेड मॉनिटर सेक्टर पे दिखाई दे रहे हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो गए हैं। ये सारी चीजें इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। ट्रू इमोर्टल किंग जो कि अपनी सभी ताकतों से सिटी के सभी अनडेड्स को इकट्ठा कर रहा है, और हम देखते हैं अनडेड जो कि एक जगह पे इकट्ठा हो गए होते हैं। कोरिन सोचता है, ये मेरे सामने है एक एंडलेस वेव, यहाँ पे बहुत सारे एंडलेस डेड्स जो कि मार्च कर रहे हैं, और कोरिन एक पत्थर के नीचे आया हुआ होता है और उसे हटा रहा होता है। कोरिन कह रहा होता है, अभी जो चीजें चल रही है वही एरुन दानवा कहती है, क्या तुम ठीक हो? एक बहुत ज्यादा अनोमलस थिंग यहाँ पे हो चुकी है, कुछ ऐसा इस जगह पे पहली बार हो रहा है। चलो अभी के लिए हम छुप जाते हैं और यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कोरिन कहता है, हाँ। लेकिन तभी कोरिन और उनकी मास्टर के ऊपर कोई हमला कर देता है जिसे कोरिन बड़ी मुश्किल से बचाता है। एरुन दानवा कह रही होती है, एक और डूमबोल्ड हमला। कोरिन कहता है, ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है, और हम देखते हैं एक लिक्विड जैसी चीज जो कि कोरिन की ओर बढ़ रही होती है। ये इस डेथलैंड की कॉन्टिनेंटल है। कोरिन सोचता है, डूमबोल्ड्स की रेन जो कि आसमान से हो रही है और यहाँ पे चारों तरफ जहर फैलता जा रहा है जो कि पूरी जगह को खराब करता जा रहा है। ये एंडलेस है। एरुन दानवा और कोरिन वहां से भागने लगते हैं। वहीं एरुन दानवा कह रही होती है, ऐसा लगता है कि गेरोल पहले ही एक लिच में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो फिर अब इस सिटी में उसका माना इन्फिनाइट के लेवल तक पहुंच चुका होगा। हमें यहाँ से लगातार मूव करना पड़ेगा। वहीं तभी उनके ऊपर मिड टीयर मॉन्स्टर्स अनडेड हंटर्स का हमला हो जाता है और कोरिन आसमान में कूदता है और 6 कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करने लगता है। कोरिन बड़ी आसानी के साथ उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है। वही एरुन दानवा चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम यहाँ पे एरियल टेक्निक का इस्तेमाल मत करो, अगर तुम बीच हवा में रुक गए तो। तभी कोरिन हार्डनिंग रूइन और विंड रूइन का इस्तेमाल करता है और कोरिन बड़ी आसानी के साथ हवा में मूव कर पा रहा होता है, जिसे देख के एरुन दानवा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। एरुन दानवा कह रही होती है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। वही गेरोल कह रहा होता है, तुम स्प्लिपरी कीड़े कहीं के, तुम यहाँ पे मर जाओ। और गेरोल वापस से कोरिन के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर देता है और गेरोल वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी गेरोल कुछ देख के हैरान हो जाता है। गेरोल कह रहे रहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जितने भी हमले थे वो सभी डिसअपियर हो गए। वही कोरिन कह रहा होता है, क्या तुम कुछ भूल गए हो? तुम यहाँ पे सिर्फ 300 सालों से सिर्फ नाइट में ही एक्टिव रहते थे, तो फिर तुम अब यहाँ पे मुझे ध्यान से देखो। गेरोल चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वही कोरिन कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और कोरिन सोलार फोकस का इस्तेमाल करने लगता है
और कोरिन लाइट डिप्लोमेट का इस्तेमाल करता है। कोरिन कह रहा होता है ये सन की ताकत है। गेरोल्फ कोरिन को देखते हुए कहता है क्या तुमने यहाँ पे सन की ताकत कहा? तुम यहाँ पे रिडिकुलस बातें मत करो। आखिर तुम यहाँ पे अचानक से इतनी ज्यादा इमेंस पावर को कैसे क्रिएट कर सकते हो? और गेरोल्फ वापस से डूमबोल्ट का बहुत सारे हमले करने लगता है। गेरोल्फ वापस से हंसने लगता है और कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई चांस है? यहाँ पे मून का इन्फिनाइट माना जो कि मुझे लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन तब भी उस जगह पे बहुत ज्यादा रोशनी होने लगती है। गेरोल्फ इस चीज को देख के काफी ज्यादा डर चुका होता है और वहाँ पे कोरिन रूइन ऑफ सन और रूइन ऑफ फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है। गेरोल्फ कहता है रूइंस, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे रूइंस कैसे हो सकते हैं? कोरिन कहता है तुम सही कह रहे हो, इस तरीके की पावर को कोई भी कहीं से भी क्रिएट नहीं कर सकता है। और कोरिन सोचने लगता है आखिरी के 10 दिन जो मैंने अपनी मास्टर के साथ बिताए हैं, मेरे पास सिर्फ वही समय था जब मैं यहाँ पे एक डिसाइपल के तरह एक्ट कर पाया, एक ऐसी हीरो जिसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसे सारी दुनिया भूल जाए और जो पिछले 300 सालों से इस दुनिया को बचाते हुए आ रही है। और हम देखते हैं एरुन दानवा जो कि बहुत सारे रूइन ऑफ फ्लेम बनाने लगती है। वही कोरिन बहुत सारे रूइन ऑफ सन बना रहा होता है। कोरिन आगे सोचता है बहुत सारे बैटल्स के ट्रेसर्स के कारण यहाँ पे ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं क्योंकि मास्टर ने यहाँ पे पूरी सिटी को रूइन से ढक दिया है और उन्होंने यहाँ पे काउंटलेस बैटल्स की है जिसके कारण यहाँ पे पूरी सिटी में रूइन फैल चुके हैं। और कोरिन आगे सोलास फोकस का इस्तेमाल करने लगता है। कोरिन आगे कहता है ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन ये चीज हमारी फाइनल नाइट होने वाली है, तो इमोर्टल किंग तुम डिसअपियर हो जाओ। और कोरिन सोलास मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है। कोरिन सोच रहा होता है वो सभी अनडेड मेल्ट हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं और प्यूरिफाई हो रहे हैं। ना ही कोई प्रीस्ट और ना ही कोई पावर इस चीज को अकम्प्लिश कर सकती है। ये सचमुच में एक मैसिव स्केल प्यूरिफिकेशन है। और अनडेड जो कि अपने लास्ट टाइम पे कह रहा होता है इम्पॉसिबल, आखिर एक मेयर ह्यूमन इतनी ज्यादा पावर कैसे पोजेस कर सकता है? 1.2 मिलियन डेथ्स और 300 सालों की डार्कनेस और उनकी बहुत सारी शैडोज जो कि एक ही रात में प्यूरिफाई हो गए। आगे हम दिन का समय देखते हैं जहाँ पे ग्रिम रिपर कोरिन को कह रहा होता है तुमने ये कर दिखाया, इनक्रेडिबल। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम दानान का ट्रेजर को इस चीज के लिए इस्तेमाल करोगे। कोरिन कहता है वेल ये सिर्फ एक वन टाइम मिरेकल है, ये सिर्फ पूरी मेरी पावर्स नहीं थी। ग्रिम रिपर कहता है तुमने पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है, तो फिर अब मुझे भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। वहीं एरुन दानवा कहती है ये सचमुच में खत्म हो चुका है। एरुन दानवा कोरिन को कहती है कोरिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब मैं। कोरिन कहता है मैं जानता हूँ, मैं इस चीज को फ्यूचर में भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और कोरिन सोचता है आप जो इस जगह को 300 सालों से प्रोटेक्ट कर रही हैं वो अब डिसअपियर हो जाएंगी। एरुन दानवा कहती है तुमने सचमुच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। कोरिन कहता है हाँ मैंने ये किया है। एरुन दानवा कहती है क्या तुम्हें बहुत बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ा? कोरिन कहता है बहुत बार। एरुन दानवा कहती है क्या तुमने बहुत बार रोया है? कोरिन कहता है मैं हमेशा बहुत बार रोया हूँ। वही कोरिन सोच रहा होता है अब मैं इन सभी चीजों को कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ। और कोरिन तब का समय याद करता है जब पिछली जिंदगी में एरुन दानवा ने उसे अपने डिसाइपल बनाने के टाइम जो भी शब्द किए थे और जो भी कुछ उसे कहा था। जब एरुन दानवा ने कोरिन को अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, वही प्रेजेंट कंडीशन में एरुन दानवा कोरिन का गाल पकड़ती है और कहती है या मैंने ये कहा था, अब मैं तुम्हें गॉडेस की ब्लेसिंग देती हूँ। वही कोरिन सोच रहा होता है ये बिल्कुल पिछली बार की तरह है, लेकिन तभी कोरिन उस देख के शॉक हो जाता है और कोरिन सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है। वही एरुन दानवा इस टाइम कोरिन को लिप्स पे किस दे रही होती है। एरुन दानवा कह रही होती है कोरिन मैं सचमुच में तुम्हारी हैप्पी लाइफ के लिए विश करती हूँ। और दानवा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और इस तरीके से सन ने डार्कनेस और 300 सालों के अंडर्स को खत्म कर दिया और अब एरुन दानवा को कोई भी नहीं खोज पाएगा, सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के। एक ऐसा पर्सन जिसे एरुन दानवा ने बहुत लंबे समय से अपना डिसाइपल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसने इस रॉयल कैसल में एंटर किया हो। ये सब कुछ बाल्टाजार के धोखा देने के कारण है। एक ऐसा डिसाइपल जिसे उन्होंने बहुत ज्यादा केयर किया था। क्वीन ने अपने आप को 80 सालों से भी ज्यादा समय से सील करके रखा था और वो बहुत लंबे समय के बाद अपनी साइलेंस और अपनी नींद से जाग गई और उनके दिमाग में जो भी सारी चीजें हुई है उन सभी चीजों की मेमोरीज आने लगी।
300 सालों से जो बैटल लगातार चलती आ रही है, उसके अलावा ग्रिम रिपर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था, और उसके अलावा एरुन दानवा ने 3784 बार उस लूप का सामना किया है। एरुन दानवा की एंडलेस स्ट्रगल्स, ब्लैक मैजिक और उसके अलावा नाजरिया सिटी का ब्लैक बॉन्ड, 300 सालों का अकेलापन और उनका दूसरा सेल्फ, और इसके अलावा उन्हें कोरिन की भी सारी यादें आने लगी है। जब एरुन दानवा को कोरिन की थोड़ी थोड़ी मेमोरीज आती है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि कोरिन बाल्थाजार का डिसाइपल है, जो कि बाल्थाजार को ठुकरा के उनके पास आया है। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, वैसे वैसे ही क्वीन को उनके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलने लगता है। वही एरुन दानवा, जो कि अपनी मेमोरीज के आने से काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, और वो कह रही होती है, हे रुक जाओ, और वो तब के समय को याद कर रही होती है जब उन्होंने कोरिन को गॉडेस की ब्लेसिंग दी थी। तभी मैजिक से एक पोर्टल दिखाई देने लगता है, जिसके अंदर से प्रोफेसर बाहर आ रही होती है और कह रही होती है, एरुन मैं यहाँ पे आपके लिए एक बुक लाई हूँ, क्या आप इसे पढ़ना चाहती हैं? अब वो देखती है कि एरुन दानवा अजीब सी हरकतें कर रही है। एरुन दानवा अपने सर पर हाथ रखे हुए है और कह रही है कि मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। प्रोफेसर कहती है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मेमोरीज अभी एरुन दानवा को आई है, वो कहीं भी फेड नहीं होने वाली है। एरुन दानवा अपने लिप्स पर हाथ रखती है और कहती है, कोरिन स्टूडेंट। ये चीज एरुन दानवा की पहली किस बन गई है और एक अनफॉरगेटेबल मूवमेंट। आगे हम ग्रैंड कैथेड्रल में देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी घुटनों पे बता रहा होता है, नाजरिया सिटी जहाँ पे 1.2 मिलियन अनडेड्स थे, वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो गया, वो भी सिर्फ एक ही रात में। हाँ, ये बिल्कुल सन की तरह था। मैं इस चीज के लिए श्योर हूँ कि ये ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन तभी सामने पिंक बालों वाली लड़की कहती है, मैं ये जानती हूँ। ये चीज कहा जाता है कि सेंटेस एस्ट्रिया ने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिवाइन पावर को पोजेस किया हुआ है। 4 साल पहले उन्होंने नाजरिया सिटी में विजिट किया था और उन्होंने अपनी प्रेयर रिचुअल के थ्रू उसे प्यूरिफाई करने में सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन ये सारी चीजें 3 दिनों में वापस से नॉर्मल हो गई। नाजरिया बहुत लंबे समय से ह्यूमैनिटी के लिए एक बर्डन बना हुआ था और काफी लंबे समय से ह्यूमैनिटी के लिए एक डर बना हुआ था। लेकिन एक ऐसी पावर जिसने नाजरिया को प्यूरिफाई कर दिया, जिसके बारे में यहाँ पे कोई भी नहीं जानता है, यहाँ तक कि ये लोग उस इमेंस पावर के बिल्डर को भी नहीं खोज पाए। और अंत में ये चीज एक बहुत ज्यादा ग्रेट इंसिडेंट थी, जिसने एक अनप्रेडिक्टेबल टेरर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सेंटर्स कह रही होती है, मुझे ये चीज फाइंड आउट करने की जरूरत है कि किसने नाजरिया को प्यूरिफाई किया है। ये न्यूज कॉन्टिनेंट के बाहर तक पहुंच गई, यहाँ तक कि बाहर के मैजिक टावर्स और ओल्ड चर्च में इस न्यूज को फैलने से नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि ये रूइन फ्रिजिस के नॉर्थन पोलार रीजन तक पहुंच गई, जो कि नॉर्थ का एक किंगडम है जिसका नाम है डाइगन पेनिनसुला। ये एक बहुत ही हार्श लैंड है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक ठंड और बहुत ज्यादा बेहतरीन मॉन्स्टर्स हमेशा दिखाई देते रहते हैं। नॉर्थ के लोग जो कि हमेशा ही वॉर के लिए प्रिपेयर होते हैं, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ताकत ही एडमायर का सोर्स बनी हुई है। और 80 सालों पहले एक खतरनाक वॉरियर यहाँ पे दिखाई दिया था। वो एक ऐसा पर्सन था जो इस जगह पे बाकी सभी से बहुत ज्यादा बेहतरीन था, जो इस डाइगन पेनिनसुला में स्टैंड करने के लिए ही बना था। और हम बीस्ट किंग को देखते हैं, जो अपने घुटनों पे होता है और कह रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए मेरे लॉर्ड। तभी उसके ऊपर एक अटैक आके लगता है और हम एक चेयर के ऊपर एक आदमी को देखते हैं, जिसने एक स्पेयर को बीस्ट किंग की ओर फेंका होता है, जिससे बीस्ट किंग की गाल पे काफी बड़ा कट लग गया होता है। वो आदमी कहता है, सन की पावर जो हमसे ले ली गई है, और उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। आदमी कहता है, ठीक है, तो फिर आखिर वो पर्सन कौन है? और इस पर्सन के बारे में हमें बताया जाता है, ये है टाटेस वाल्टास। बीस्ट किंग चिल्लाते हुए कहता है, कोरिन लोच, ये वही पर्सन है, ये वही पर्सन है जिसने फार्माक डेमान को भी मारा है। वो ये क्लेम करता है कि वो एरुन दानवा का फर्स्ट स्पेयर है। टाटेस वाल्टास मुस्कुराते हुए कहता है, कोरिन लोच। ड्यूक डे मेनोरिस कहता है, क्या आप उसके नाम को जानते हैं? टाटेस वाल्टास कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मेरा राइवल जो कि पार्क सीहो से शिफ्ट होके उस लड़के पर आ गया है। और अगर मैं इस बारे में सोचूं कि वो अपने आप को 1 साल के अंदर इस तरीके से रिवील कर रहा है, और टाटेस वाल्टास अपने प्रेशर को रिलीज करने लगता है, जिससे डोमिनोरिक्स को काफी ज्यादा तकलीफें होने लगती है। डोमिनोरिक्स कहता है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। टाटेस वाल्टास कहता है, मेरी बिलीव्ड टीचर, एक ऐसी पर्सन जिसे मैं प्यार और नफरत करता हूँ, एरुन दानवा। अगर तुम ये क्लेम करोगे कि तुम उसके फर्स्ट स्पेयर हो, तो फिर मैं खुद से चल के तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। कोरिन लोच। और वही कोरिन जो कि एकेडमी के सामने खड़ा होता है, वो एकेडमी को देखते हुए कह रहा होता है, तो फिर अब मैं अपने सेकेंड ईयर में पहुंच गया हूँ।
आगे हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जो स्पेशल डिमंस को मैनेज करने के लिए एकेडमी के अंदर बनाई गई है और इस जगह का नाम है इंटीग्रेटेड डॉर्मेट्री। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक आइसोलेटेड डोम जो कि हवारेन और मेरिएटा के लिए क्रिएट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही न्यू रेसिडेंट्स हैं। इस कारण से प्रोफेसर जोसेफिन इस डॉर्म की हेड की तरह एक्ट करती है और हम प्रोफेसर जोसेफिन को देखते हैं जो कह रही होती है, आखिर ये सब कुछ क्या है। वहाँ पे हुआ रैन एक मछली को दिखाते हुए कह रही होती है, ये ब्लूफिन टूना है, ये ब्रेन के लिए काफी ज्यादा अच्छा फूड है। क्या आप जानती है ये आपकी आईक्यू के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। प्रोफेसर जोसेफिन आगे कहती है कोरिन, और हम देख सकते हैं कोरिन शेफ के कपड़ों में खड़ा है, वहीं उसके आसपास सभी लोग उसकी मदद कर रहे हैं। प्रोफेसर जोसेफिन कहती है तुम इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करो। वहीं यहाँ पे कोरिन जो कि असिस्टेंट डॉर्म हेड की तरह एक्ट कर रहा है। कोरिन आगे कहता है सीनियर मेरिएटा ने कहा वो यहाँ पे लगातार फ्रीक्वेंट विजिटर्स आती है, तो इस कारण से उन्होंने यहाँ पे लार्ज फर्नीचर्स मंगाए हैं। हवेरन ने यहाँ पे ब्लूफिन टूना को लेके आया है और उन्होंने इस चीज को मार्केट से लाया है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम उसे शेयर करेंगे। वहीं हुआरेन कहती है नहीं ये मेरा है। एलिसिया यहाँ पे हेल्प करने के लिए आई है और हम देखते हैं एलिसिया जो कि बड़ी ही आसानी से फिश को कट कर रही होती है। कोरिन प्रोफेसर को कहता है एरिसिसामा प्लीज यहाँ पे आप बैठिए, मैं यहाँ पे आपको डिस्काउंट देता हूँ। प्रोफेसर कहती है तुम इन सभी चीजों को बंद करो, इन सभी चीजों को यहाँ से साफ करो और तुम यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स को सॉर्ट आउट करो, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था। कोरिन कहता है मैं इस चीज को अकेले ही बड़ी आसानी से मैनेज कर सकता हूँ। वो न्यू स्टूडेंट्स जिन्हें मैंने मेंशन किया था वो लोग भाई बहन हैं, तो वो लोग एक रूम में बिल्कुल फाइन रहेंगे। प्रोफेसर जोसेफिन कहती है नहीं, मैं तुम्हें रूम प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करूंगी। यहाँ पे अभी भी 2 और रूम्स बचे हुए हैं और इन सभी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नए स्टूडेंट्स जो कि कल आने वाले हैं, या मैं तुम्हें यहाँ पे उन्हें गाइड करने के लिए कह सकती हूँ। कोरिन अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है अगर आप मुझे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ग्रांट करती हैं तो हर साल यहाँ पे टॉप सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की जॉब होती है कि वो फ्रेशमैन्स को गाइड करें, लेकिन सीनियर मेरिएटा जो कि इस समय 3rd ईयर में है, इस कारण से वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आगे हम एक ट्रेन में देखते हैं, यहाँ से आवाज आ रही होती है ठीक है अब हम आगे क्रिएशन हॉल में जाने वाले, और यहाँ पे जो लोग फ्रेशमैन्स को लीड कर रहे हैं वो 2nd ईयर्स के स्टूडेंट। वहाँ पे हम कोरिन को देखते हैं जो सूट बूट पहन के खड़ा होता है और कह रहा होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मैजिक के स्टूडेंट्स गैदर होते हैं रिसर्च करने के लिए, क्या किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है। वहीं हवर है जो कि एक बोर्ड पकड़ के कोरिन के बाजू में खड़ी होती है। वहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने लगते हैं मिस्टर आप बहुत ज्यादा कूल हैं, ये सूट जो कि सिल्वर कलर का है सचमुच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोरिन अचानक से हरे हुए कहता है यहाँ पे जो गर्ल्स है वो सचमुच में ज्यादा कोल्ड है, तो यहाँ पे क्या कोई गाना गाना चाहता है। वही हवरन कह रही होती है इन सभी चीजों को बंद करो। आगे बाकी सभी स्टूडेंट्स वापस जा रहे होते हैं। वही कोरिन जिसके सर के ऊपर एक आलू निकला हुआ होता है और वो कह रहा होता है ठीक है, तो टूर यहाँ पर खत्म होता है। प्रोफेसर आपको अंदर की ओर मिल जाएंगे, तो आपको अंदर जाना चाहिए और अपना बेस्ट करना। आगे हवरन कोरिन को वो बोर्ड देते हुए कहती है मैं यहाँ से पहले जा रही। कोरिन कहता है अचानक से क्यों। हवरन कहती है मैं यहाँ पे लेट हूँ, किसी ने मुझसे ये कहा है कि वो मुझसे मिलने वाला है। कोरिन कहता है आखिर वो कौन। हवरन वहाँ से जाते हुए कहती है यहाँ पे कोई है। वही कोरिन सोच रहा होता है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अभी एकेडमी के अंदर कोई भी नहीं उड़ सका है। फ्रेशमैन स्टूडेंट्स को गाइड करना ये मुझे मेरे होम की याद दिला रहा है, ये सचमुच में नया सेमेस्टर है। तभी पीछे से आवाज आती है बिग ब्रदर, नहीं मेरा मतलब सर, हम लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। कोरिन उन्हें देख के कहता है ठीक है तुम भी काफी अच्छा कर रहे हो रेन। रेन कहती है ऑफ कोर्स मैं इन सभी चीजों को काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हूँ। वही कोरिन सोच रहा होता है इस साल कुछ बेहतरीन फ्रेशमैन हैं, लेकिन ये दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी का अटेंशन ग्रैब करने वाले हैं। तभी एक आवाज आती है इधर की ओर आइए, सभी लोग केयरफुल रहिए और रास्ते से हट जाइए। कोरिन एलिसिया को हाथ दिखाते हुए कहता है एलिसिया क्या तुम यहाँ पे इंचार्ज हो वेस्ट गेट, क्या मैं सही कह रहा हूँ। एलिसिया कहती है प्लीज अपने पैरों को देख कर नीचे रखिएगा। और वहाँ पे किसी की आवाज आती है आप तो सर कोरिन है, क्या मैं सही कह रही हूँ। भाई कोरिन इस चीज को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। वो पर्सन कह रहा होता है मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा सर कोरिन, मेरा नाम म्यूजियम एलिजाबेथ रात है। कोरिन सोचता है मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से रेन और रॉन यहाँ पे फ्रेशमैन्स में काफी ज्यादा टॉकिंग का मुद्दा बनते, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ये हैं और कोरिन उसके सामने जा घुटनों पे आ जाता है। कोरिन आगे बताता है शायद तक कि ऐसा हो सकता है कि कोई इनके चेहरे को रिकॉग्नाइज ना करे, लेकिन इनका जो नाम है उसे यहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। इनका सरनेम एलराक, ये यहाँ पर 2nd प्रिंसेस है इस नेशन की। और कोरिन प्रिंसेस के हाथों पे किस करता है। ये इस सेंचुरी की
विलेनेस है अरहान हीरो लेजेंड्स गेम। इनका नाम है मिरियम एलिजाबेथ एलराथ। एलिजाबेथ एलराथ कहती है सच ग्रेटफुल मैनर, क्या किसी ने तुम्हें ये सारी चीजें सिखाई है? कोरिन कहता है मैंने ये चीज किसी से सीखी है जिसे मैं जानता हूँ। और कोरिन उस पर्सन के बारे में सोचने लगता है जिसके भी लाल बाल है और जो कि रेड ड्रेस पहन रही हुई होती है। कोरिन सोचता है वो पर्सन जिसने मुझे ये सारी चीज सिखाई, लेकिन ऑफ कोर्स इसके अलावा और बहुत सारी इंसिडेंट्स भी हुई। कोरिन आगे सोचता है मैंने इससे अपने प्रीवियस जिंदगी में भी मिला था, लेकिन वो मुलाकात अकेडमी के अंदर नहीं हुई थी। तभी पीछे से आवाज आती है ओह माय, क्या ये सर कोरिन नहीं है? कोरिन सोचता है स्कैनरियो में प्रिंसेस कभी भी अकेडमी के अंदर दिखाई नहीं दी थी। वहीं एक लड़की जो कि कह रही होती है मेरा नाम स्टेदे हडाथा एलराथ है, क्या हम शेक हैंड्स कर सकते हैं? और ये सेंटेस है। कोरिन शेक हैंड करते हुए आता है सेंटेस एलराथ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। सेंटेस कहती है आपको बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे स्कूल मेट्स है ना। यहाँ पे मैं अब किसी भी तरीके की हॉनरोफिक आदर को यूज नहीं कर सकती। सेंटेस प्रिंसेस से कहती है मीरू तुम भी यहाँ पे हो, मैंने तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा क्योंकि तुम सचमुच में बहुत ज्यादा छोटी हो। प्रिंसेस कहती है क्या मैंने तुम्हें ये पहले नहीं कहा था कि तुम मेरे नाम को शॉर्ट नेम में कन्वर्ट मत करो? सेंटेस कहती है तुम मुझे बड़ी सिस्टर कह सकती हो मीरू, या फिर तुम मुझे सीनियर कह सकती हो, मुझे इन दोनों नामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस चीज को 2 साल हुए हैं जब से मैंने स्कूल को ब्रेक लिया है, लेकिन आज से मैं अब वापस आ गई हूँ। प्रिंसेस कहती है आप हॉनरोफिक चीजों को मुझसे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करती हैं, और यहाँ पे आप जो चीज को गॉट करने आई हैं वो चीज मुझसे ज्यादा वो डम मीट है। प्रिंसेस आगे जाते हुए कहती है एलिजिया मैं यहाँ से फ्री हॉल की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें मेरे एस्कॉर्ट करने के लिए थैंक यू। सेंटेस कह रही होती है मुझे भी आगे की ओर चलना चाहिए, मैं आपको बाद में मिलती हूँ जूनियर। वही एलिसिया घबराई हुई होती है और कहती है ओ यस, मेरा मतलब है आपसे मिलके ये काफी ज्यादा हॉनर की बात होगी योर हाइनेस। वही कोरिन जो कि इन सभी चीजों से परेशान लग रहा होता है। कोरिन सोचता है अब तो मैं गया। वही दूसरे सीन में रेन और रॉन बात कर रहे होते हैं हे दीदी क्या हम लोग अब आगे यहाँ रहने वाले हैं? रेन कहती है तुम किसी कंट्री बम्किन की तरह एक्ट मत करो। रॉन कहता है लेकिन ये सचमुच में बहुत ज्यादा बड़ा है, ये प्लेस बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी उनके पीछे प्रिंसेस आ जाती है। वो पीछे पलटते हुए कहते हैं मुझे माफ कीजिएगा। प्रिंसेस कहती है मेरा नाम मिरियम एलिजाबेथ एलराथ है, हम लोग क्लासमेट हैं, क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या तुम लोग मेरे साथ शेक हैंड्स करना चाहते हो? रॉन अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाता है शेक हैंड करने के लिए, लेकिन प्रिंसेस मिरियम उसके हाथ को पकड़ लेती है। प्रिंसेस कह रही होती है मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, हम लोग ज्यादातर तुम जैसे बास्टर्ड्स के ट्राइब को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसे छोटे कीड़े मुझे यहाँ पर जिंदा दिखाई देंगे। तुम मेरे स्टाफ को होल्ड करके रखो, मैं तुम्हारी सांस को तब तक चलने दूंगी जब तक तुम मेरी बातों को मानते रहोगे, क्या तुम्हें समझ आ गया? और प्रिंसेस मिरियम यहाँ से जाने लगती है। अभी चीजें किसी मोटी आइस की लेयर पे चलने की तरह लग रही है, मैं इस चीज को बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। 2 कैरेक्टर जो कि नॉर्मली एकेडमी के अंदर कभी दिखाई नहीं देने वाले थे वो अचानक से ही दिखाई देने लग गए हैं। पहला कैरेक्टर मिरियम हेडरथे एलराथ जो कि सेकंड प्रिंसेस है, और दूसरा कैरेक्टर स्टेले एलराथ जो कि सेंटेस है, जो कि अचानक से ही एक ही टाइम पे दिखाई दिए हैं। आखिर किस तरीके की सिचुएशन आगे चेंज होने वाली है? ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें नजरिया के प्यूरिफिकेशन के कारण हुई है, जहाँ पे कोरिन ने बहुत ज्यादा अटेंशन को ग्रैब कर लिया है। कोरिन टेबल पे बैठ के सोच रहा होता है मेरी लाइफ यहाँ पे खराब होने वाली है, मेरा एक और चेंज स्टोरी में बहुत बड़ा स्टॉर्म का कारण बन गया है। प्रोफेसर कहते हैं स्टूडेंट कोरिन लॉज, इससे कोरिन अपने होश में आ जाता है। प्रोफेसर आगे कहते हैं तुम ऑलरेडी अपने फोकस को लूज कर चुके हो, वो भी पहले ही दिन। कोरिन कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए। प्रोफेसर कहते हैं तो फिर तुम मुझे पीस जजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाओ। कोरिन कहता है क्या मैं ये तो, और कोरिन नहीं समझा पा। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हारे पॉइंट्स को डिडक्ट किया जाता है। आगे कोरिन क्लास के बाहर आ गया होता है और कह रहा होता है आखिर ये किस तरीके की क्लास? पहले दिन ज्यादातर ओरिएंटेशन होती है और क्लास के एंड में ज्यादातर हमें रूल्स बताए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अभी तक ज्यादातर लोग नहीं आए हैं। स्पेशल डॉल्स ज्यादातर हाउस मिस्टर जोस्पिन, मेरे लिए मेरिएटा, वारेन और वॉल्फ सिबलिंग्स के लिए है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे 2 लोग और आ रहे हैं और तुम मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि वो दोनों वही हैं। और हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कह रही होती है
है वेलकम सर कोरिन, क्या आपको अपने मैनर्स को नहीं सुधारना चाहिए तो यहाँ पे आइए और मुझे एक किस दी। कोरिन प्रिंसेस से कहता है एक जेंटलमैन को, एक लेडी को या एक प्रिंसेस को दिन में एक ही बार किस करना चाहिए। प्रिंसेस कहती है हाँ, मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि एक कॉमनर को नोबल एटीट्यूड के बारे में कैसे पता है। मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा ब्लंट, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे अगले साल होने वाले रॉयल सक्सेशन में सपोर्ट करें। कोरिन कहता है मैं यहाँ पे सिर्फ एक गार्डियन, क्या आपको सच में किसी मेरे जैसे पर्सन की सपोर्ट की जरूरत है। प्रिंसेस कहती है एक नाइट जिसके पास पहले ही एक सीक्रेट लैंग्वेज है, जिसे पहले ही ओल्ड और न्यू फेथ के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, उसका किसी रॉयल फैक्शन को ज्वाइन करना एक बहुत ज्यादा डिफरेंट मैटर हो सकता है। सोलास और प्रिंसेस कोरिन के पास जाते हुए कहती है आप अपने विचारों में बहुत ज्यादा खोए हुए लगते हैं, क्या आपको मेरे ऊपर किसी तरीके का शक है? तो फिर मैं आपको पहले ही एडवांस में पेमेंट कर सकती हूँ। और प्रिंसेस कोरिन को अपने साथ बिस्तर में खींच लेती है और प्रिंसेस मरियम वहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है, एक सेडक्शन मैजिक। प्रिंसेस कह रही होती है आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसने अभी तक किसी नोबल को टच नहीं किया है, मैं आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो आपको चाहिए। तो फिर यहाँ पे आप उस किसी भी चीज को मांग सकते हैं जो भी आप मुझसे मांगना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा होता है जैसे कोरिन प्रिंसेस के मैजिक के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा है। प्रिंसेस आगे कहती है मैं यहाँ पे तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, तो तुम अपने प्यार को मेरी ओर बढ़ाओ। और कोरिन प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है। प्रिंसेस कहती है हाँ हीरो, मेरी डेस्टिनी, तुम मुझे डिवोर कर जाओ और मुझे अपनी बना लो। और कोरिन प्रिंसेस के करीब आने लगता है और अचानक से कोरिन अपने हाथ से प्रिंसेस के मैजिक को हटा देता है और अपने होश में आ जाता है। कोरिन कह रहा होता है आप सचमुच में यहाँ पे सेडक्शन इंसेंस का इस्तेमाल कर रही थी ताकि आप मुझे काबू में कर सके। ये चीज किसी रॉयल ब्लड के लिए देखना काफी ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे रॉयल सक्सेशन चाहती है। प्रिंसेस कहती है सन गॉड के चैंपियन के साथ एक मैरिज करना वो पॉलिटिकल कार्ड के लिए एक ग्रेट कार्ड हो सकता है। मैरिज और कंसेप्शन जो कि यहाँ पे बार्गेनिंग करने का सबसे ज्यादा आसान तरीका है सर कोरिन। कोरिन कहता है और आखिर आप डेस्टिनी के बारे में क्या कहेंगे? प्रिंसेस कहती है क्या आप अभी भी मेरी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं सर कोरिन? कोरिन आगे कहता है ठीक है चलो हम अपनी बातों को यहाँ पे खत्म करते हैं। और कोरिन वहाँ से जाने लगता है। प्रिंसेस कह रही होती है क्या हम लोग इस चीज को अगली बार बेटर मूड के साथ ट्राई कर सकते हैं? कोरिन कहता है ये चीज वापस से नहीं होने वाली है। प्रिंसेस कहती है आप कभी भी अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, आखिर आप इतने ज्यादा श्योर कैसे हो सकते हैं? कोरिन कह रहा होता है ये सारी चीजें मैंने एक ऐसे पर्सन से सीखी है जिसे मैं जानता हूँ कि मुझे ब्यूटीफुल वुमेन से बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और कोरिन वहाँ से बाहर चले जाता है और दरवाजा लगा देता है। प्रिंसेस कह रही होती है ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे और ज्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। वही दरवाजे के पास कोरिन सोच रहा होता है ये सचमुच में बहुत ज्यादा क्लोज था, इन सभी चीजों से ऐसे लग रहा है कि ये चीजें अभी मेरे साथ लगातार होने वाली है। और कोरिन पहले की बातों को याद करता है जहाँ पे मेरिएटा कोरिन से चिपक रही होती है और कह रही होती है कोरिन तुम्हारा आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोरिन सोचता है ये सारी चीजें सीनियर मेरिएटा के साथ भी बिल्कुल सेम चल रही है, यहाँ तक कि एलिसिया के साथ भी। और कोरिन तब का समय याद करता है जब एलिसिया कह रही होती है ब्रदर इन लॉ और एलिसिया कोरिन से चिपकने लगती है। कोरिन कह रहा होता है मैं ये चीज समझ गया हूँ कि तुमने हम दोनों के लिए एक प्ले को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन यहाँ पे तुमने आखिर अडल्ट्री ड्रामा को ही क्यों चुना है एलिसिया? एलिसिया कहती है ये सचमुच में बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। आगे कोरिन सोचता है और इसके अलावा हवा भी इसी तरीके से हमेशा एक्ट करती रहती है। और हम देखते हैं कि हुआरेन कोरिन का हाथ पकड़ा हुआ है। कोरिन कहता है क्या ये चीज काफी ज्यादा अच्छी फील हो रही है? हुआरेन कहती है हाँ, जब से मैंने सन की पावर को इनहेरिटेट किया है तब से मैं यंग एनर्जी के साथ ओवरफ्लो कर रहा हूँ, और स्पेशली हुआ जो कि लगातार इन एनर्जी को रिलेट करती रहती है, तो इस कारण से जब भी कोई लड़की मुझे छूती है उसे बहुत ज्यादा अमेजिंग फील होता है। कोरिन कह रहा होता है हुआ अब रुक जाओ, ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है। हुआ कहती है बस थोड़ी देर और ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। किरान बीच बीच में हुआ के अंदर दिखाई देती रहती है। और आगे हम देखते हैं कोरिन जो कि जैगर और लार्क के साथ बैठा होता है। लार्क कह रहा होता है अच्छा मैं समझ गया, ये चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होंगी, तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लड़कियां तुम्हारे से लगातार चिपकती रहती है। कोरिन कहता है हाँ लगभग ऐसा ही कुछ। लार्क कहता है कोरिन मैं सचमुच में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, तुम मेरे फ्रेंड हो तो तुम सीरियसली जाओ और मत जाओ। जैगर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें जल्दी से किसी एक लड़की को चूज कर लेना चाहिए। लार्क कह रहा होता है इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं है जैगर, चलो हम इस बास्टर्ड को यहीं पे मार देते हैं। कोरिन कह रहा होता है आखिर तुम दोनों अचानक से इतने ज्यादा गुस्सा
गुस्से क्यों हो गए। तभी पीछे से आवाज आती है कोरिन सीनियर। पीछे प्रिंसेस होती है। कोरिन प्रिंसेस को देख के कहता है प्रिंसेस आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। प्रिंसेस कहती है मैं टाउन की तरफ जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे यहाँ आसपास की चीजें दिखा सकते हैं। कोरिन कहता है ठीक है। वही जैगर और लार्क बात कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हमें इस चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ये कभी भी 5 तरीकों से मारा जा सकता है। लार्क कहता है पहली नजर में मैं काफी ज्यादा जेलस था, लेकिन अगर मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से सोचूं तो कोरिन के लिए ये सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल है। क्या होगा अगर कोरिन की बॉडी फेरोमोनिक एनर्जी को रिलीज करेगी, तो हो सकता है कि हम भी इस चीज से इम्यून हो जाएं। जैगर कहता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। लार्क कहता है जरा तुम आगे की ओर देखो, और हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल आए हुए होते हैं। प्रिंसिपल एरुन कसार कहता है कोरिन तुमसे मिले थोड़ा समय हो गया। कोरिन कहता है हेलो डायरेक्टर एरुन कसार। जैगर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है नहीं, ऐसा लगता है कि वो लड़कों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा है। लार्क कहता है वो गाय डेफिनेटली कुछ न कुछ हाइड कर रहा है, और आगे सीन चेंज हो जाता है। आगे हम प्रिंसिपल एरुन कसार को देखते हैं जो स्टूडेंट्स के सामने स्पीच दे रहे होते हैं। हर साल मरकबा एकेडमी के न्यू स्टूडेंट जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में हंटिंग करते हैं, तुम्हारे अलावा वहाँ पे सेकेंड ईयर के सीनियर्स भी होंगे। वहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे जो कि टॉप स्टूडेंट्स में से हैं। वो तुम्हें एक मॉन्स्टर की तरह चैलेंज करेंगे। न्यू स्टूडेंट्स अगर तुम किसी भी तरीके से उन्हें डिफीट करते हो और उसके आर्म बेड्स लाते हो तो तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिर चलो हम इस चीज की शुरुआत करते हैं। और आगे हम हंटिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे बात कर रहे होते हैं। वो तुम एक सेकंड क्लास के हो, यहाँ पे तुमसे ज्यादा इंप्रेसिव लोग बहुत ज्यादा नहीं है। क्या तुम हम लोगों के साथ टेम्पररी एक पार्टी फॉर्म करना चाहते हो। चलो हम लोग तुम्हें ज्वाइन करते हैं। और हम एक लड़के को देखते हैं जो कह रहा होता है ये सचमुच में काफी अच्छा आइडिया है, चलो हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप फाउंड करते हैं। इसके बाद हम लोग जो कि टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और एक सही रास्ता खोजेंगे। और वो बंदा सोच रहा होता है ये सचमुच में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, सिर्फ सेकंड क्लास। ये चीजें मेरे प्रिंसेस मिरियम के साथ क्लोज आने के लिए कहीं भी से अच्छी नहीं होंगी, जो कि एक फर्स्ट क्लास की मेज है। लेकिन अगर मैं इस बारे में सोचूं कि मैं उन फिल्थी सिबलिंग्स की तरह सेकंड रैंक का हूँ, अगर यहाँ पे मेरा सीक्रेट मिशन नहीं होता तो मैं यहाँ पे इस एकेडमी को अभी तुरंत ही छोड़ के जा चुका होगा। लास्ट सेमेस्टर में चर्च की शैडो यूनिट जो कि एकेडमी के अंदर घुसी थी ताकि वो एकेडमी के मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन उन सभी लोगों को कैप्चर कर लिया गया। बिशप रिजून रिनाउंड एसोसिएशन ने इस चीज से बिल्कुल डिनाइड कर दिया, लेकिन उसने उन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। और उन लोगों ने मुझे सेंड किया है जर्मन लेथन को, और अभी मुझे इस फैक्ट को सभी से छुपा के रखना है कि मैं यहाँ पे चर्च से आया हूँ, ताकि मैं यहाँ पे एक मॉडल स्टूडेंट की तरह रह सकूं। एक स्टूडेंट कहता है मैंने वो रास्ता खोज लिया है, चलो हम उस रास्ते से चलते हैं जर्मन। और हमें पहली बार इस लड़के का नाम पता चलता है जर्मन। जर्मन कहता है हाँ, और वो सोचता है ये लोग सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्लास के ट्रेसर्स हैं, लेकिन मैं इन लोगों के साथ इस टेस्ट को पास करके इनके ट्रस्ट को गेन कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो चुके होते हैं, और एक स्टूडेंट कह रहा होता है तो यहाँ पे हम लोग 400 लोग हैं। मैं यहाँ पे सीनियर्स के लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ। और एंड में ये सभी लोग ये सोचने लगे कि पहले उन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में से कौन सीनियर्स को हटाएगा और उनके आर्म बैंड को ले लेगा। वो लोग ये कहने लगे कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और जर्मन जो कि उन सभी बेवकूफ लोगों को वहाँ पे रास्ता दिखा रहा था और उन लोगों से फ्रेंडशिप करने का प्ले कर रहा था, और आगे उसका प्लान उन लोगों को अपने चारे की तरह यूज करना था ताकि वो कुछ टाइम को बाय कर सके। जर्मन सामने की ओर देखता है जहाँ से थोड़ी रोशनी आ रही होती है, और अचानक से वहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलने लगती है। वहीं एक पेड़ के ऊपर प्रोफेसर जोसेफिन सोच रही होती है ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि लगातार अपर क्लासमेट्स लगातार करते रहते हैं। और उनके दिमाग में कोरिन का चेहरा चल रहा होता है जब कोरिन ने क्रीपी स्माइल देते हुए कहा था हंटिंग ग्राउंड निजाम ये सचमुच में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। प्रोफेसर जोसेफिन सोचती है क्या मैंने कोरिन को उस रिक्वेस्ट को ग्रांट करके यहाँ पे सब कुछ ठीक किया है, क्या ये सारी चीजें अच्छा आइडिया था। यहाँ पे फ्रेशमैन को कोई भी आइडिया नहीं है कि वो लोग बारकबा एकेडमी के सेकेंड ईयर से टकराने वाले हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि घबराए हुए होते हैं और अपने सामने एक बड़े से गोलम को देके बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। यूएल जिसने ड्रूइड के फाइनल सीक्रेट मास्टर कर लिया है, और वो है विकरमैन, और ये काम उसने सिर्फ आधे साल में कर लिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स विकरमैन को देख के चिल्लाने लगते हैं। स्टूडेंट कह रहा होता है आखिर हमारे सामने अभी क्या है। वहीं कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। डोरन एक स्वॉर्ड यूजिंग मर्सनरी, उसने सक्सीड कर लिया एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को पाने में, और इसके बाद उसने उन पैसों से एक कर्स स्वॉर्ड सेट खरीद लिया। और इसके अलावा कार्नेल लुडेन जिसने भी एक ग्रेट अचीवमेंट को पाया है और इन्वेस्टमेंट लेने में सक्सेसफुल रहा है, और उसने अपने गोलम को एक क्राफ्टिंग टोम की तरह बना लिया है। कार्नेल लुडेन जो अच्छी तरीके से गोलम को कमांड कर सकता है, और उसका गोलम एक
एक सुपर गोलम है और इसके बाद एक ऐसी स्टूडेंट आती है जिसे किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और हम ह्यूरन को देखते हैं जो कह रही होती है ये चीज काफी ज्यादा ट्रिकी है, मुझे अपने पावर्स को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और हम देखते हैं ह्यूरन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीट दिया होता है जो जमीन पे पड़े हुए होते हैं और इसके आगे जो पर्सन है वो आर्डन हाउस की हेड बनने के काफी ज्यादा करीब है और वो है एलिसिया आर्डन। और हम एलिसिया को देखते हैं जिसके पास से बहुत सारी बिजली निकल रही होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे दूर भाग रहे होते हैं। एलिसिया कहती है मैं तो सिर्फ यहाँ पे स्माइल कर रही थी, आखिर वो लोग ये सब क्यूज देख के क्यों भागने लगे। जर्मन इन सभी चीजों को देख के शॉक खड़ा होता है और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि उसके पीछे की ओर भाग रहे होते हैं। जर्मन कह होता है आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है और जर्मन के सामने से कोई आ रहा होता है जो बड़ी अजीब तरीके से हंस रहा है। जर्मन इस चीज को देख के थोड़ा अनोइंग सा फील करता है और हम देखते हैं उसके सामने से कोरिन आ रहा है। जर्मन अपनी स्वॉर्ड को सामने की ओर करता है और कहता है तुम एक पैथेटिक लूजर हो जो कि सिर्फ एक पर्सन के ही सामने आने से इतने ज्यादा डर गए हो कि भाग रहे हो। और जर्मन कोरिन की ओर देखता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। कोरिन उस समय रूइन ऑफ फ्लेम का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक धमाका हो जाता है और उसके बाद कोरिन बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स को नॉकआउट करने लगता है। जर्मन को यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे वो पर्सन जिसने मर्कबा एकेडमी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को एक अल्टीमेट वेपन के रूप में बदल दिया है, इस समय वही पर्सन उसके सामने खड़ा है और कोरिन बड़ी आसानी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे नॉकआउट करते जाता है। कोरिन के हाथ में इस समय बहुत सारे रेड कलर के बैंड्स आ चुके हैं। कोरिन मुस्कुराते हुए कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, कि यहाँ पे कुछ सीरियस मैटर है। वहाँ पे जर्मन जो कि बहुत ज्यादा डर चुके हैं और कांप रहा होता है। कोरिन उससे कहता है हे तुम जरा मुस्कुराओ और कोरिन वापस से हंसने लगता है।